हेलो गाइस, WRN शो में आपका टाइम हो चुका है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसका पूरा वीडियो आप देखना कि भारत को इतने सारे फाइटर जेट की क्या ज़रूरत है। मैं बताऊं आपको, एक वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। इस वीडियो के अंदर आप देखना क्यों भारत के अंदर फाइटर जेट की इतनी ज़रूरत है और इतने फाइटर जेट लाना इतना पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्यों हो रहा है ये, इसके पीछे का क्या कारण है, सारा बताऊंगा मैं। और ये वीडियो देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको फाइटर जेट की एक एक डिटेल का पता चल जाएगा कि भारत के पास कौन से फाइटर जेट है, कौन से फाइटर जेट की ज़रूरत है। तो अब हम बात करते हैं भारत के अंदर पिछले 70 सालों से कांग्रेस सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार। इन्होंने फाइटर जेट की कभी कमी को पूरा ही नहीं किया था। हाँ, कुछ नेता इनमें अच्छे आए थे जिन्होंने फाइटर जेट खरीदे या हथियार खरीदे सेना के लिए, मैं ये नहीं कह रहा। जो नेता अच्छे आए थे, पर कुछ नेता तो इतने भी घटिया नेता आए थे कि उन्होंने देश की सेना पर ध्यान ही नहीं दिया। देश सेना हथियारों से जूझ रही थी, हमें ये फाइटर जेट चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मोदी क्या कर रहा है। भाई साहब, मुझे एक चीज़ बताओ, अपने घर के अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको पूरा करने में भी 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग जाते हैं। अगर किसी घर के अंदर बिल्डिंग बना रहे हैं, देखो भाई थोड़ा जुकाम लगा हुआ है इसलिए, बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है ना, लगता है ना टाइम। ये टाइम क्यों लगता है? वजह सिर्फ एक है इस टाइम की लगने की, और वो है टाइम। PCC, फुटिंग लेआउट, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन से पहले पहले आती है, फिर फुटिंग लेआउट आता है, फिर प्लिंथ बीम, फिर कॉलम। कॉलम तो फुटिंग के साथ भी जुड़ते हैं। फिर उसके बाद आपके बीम डिटेल होती है, बीम जो होती है। फिर उसके बाद स्लेब, फिर स्टेयरकेस, फिर आर्किटेक्ट अपना काम करता है, मतलब फिर इंटीरियर अपना काम करता है। पहला कोई भी काम करता है ना बिल्डिंग का, तो वो काम एक ही बंदा करता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ आपका इंजीनियर। फिर आता है आपके पास आर्किटेक्ट, फिर आता है इंटीरियर। ठीक वैसे ही देश के अंदर इस समय वो जो भी काम हो रहे हैं देश के अंदर, PM मोदी इस वक्त एक ही चीज पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग पर। धीरे धीरे उन्होंने आर्किटेक्ट फील्ड के अंदर भी ध्यान देना स्टार्ट किया। आज देश, कम से कम मैं आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा, वो फोटो भी आप देखना, ठीक ना। हो सकता है मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। उस फोटो के अंदर देखना कौन सा देश कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सब चीज़ों की लिस्ट होती है उनके पास। एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सारा डेटा तैयार होता है कि कौन सी कंपनी कब, सॉरी, कौन सा देश कब कब क्या काम कर रहा है, कितना पावरफुल हो गया विश्व के अंदर। तो इसलिए अब जब मोदी जी काम कर रहे हैं तो DRDO, HL, LCH, यानी हर चीज़ को, इसरो तक को भी, हर चीज़ में फंड जारी तुरंत कर रहे हैं। ये कांग्रेस टाइम ने फंड जारी भी नहीं किए टाइम टू टाइम। अगर कांग्रेस टाइम ने फंड जारी किए होते हमारी सेना को, इसरो को, हर चीज़ को, तो आज हम बहुत मजबूत होते। 70 साल अगर कोई भी सरकार रह जाती है तो भाई साहब देश को इतना मजबूत बना सकती है कि हमें अमेरिका को भी बीच छोड़ सकते हैं। पर इन्होंने तो किया ही नहीं भाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की, सिर्फ घोटाले। और वो घोटालों इतने किए कि इन्होंने देश की सेना के अंदर अगस्टा वेस्टलैंड, बॉम्ब फोर्स, ऐसा कुछ 2 मैटर भी चल रहे हैं, उसका कभी हम डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने वहाँ पे भी घोटाले कर लिए थे। सेना के सामान का भी घोटाला, जो सेना को हथियार चाहिए थे, हर चीज़ में घोटाला किया इन्होंने। PM मोदी काम कर रहे हैं, PM मोदी काम की रफ्तार है, मैं ये कह रहा हूँ इतनी तेज नहीं है, इतनी तेज होगी धीरे धीरे तेज होगी। आज एक साथ कभी भी याद रखना कि कोई भी चीज़ को एक साथ रफ्तार नहीं दे सकते, हम धीरे धीरे करके ही रफ्तार देते हैं। और ये बात मैं आज सिविल इंजीनियर हूँ मैं, तो आपको अच्छे से बताऊंगा कि कोई भी काम होता है ना, इंजीनियर का काम थोड़ा सा टफ होता है। कब तक? प्लिंथ बीम या एक ग्राउंड फ्लोर की स्लेब जब तक नहीं लग जाती, उसके बाद तो कॉलम स्लेब चलती है। नीचे जो फाउंडेशन काम होता है ना, वो बहुत टफ काम होता है भाई, बहुत टफ काम होता है। वो जब निकल के प्लिंथ बीम पर आ जाती है ना, फिर कॉलम लग जाते हैं, फिर बीम से स्लेब, उसके बाद काम आसान होता है। आप कभी भी साइट पर जाकर चेक करना है, एक पूरी साइट निकालना, पता चल जाएगा कि हाँ इंजीनियर बंदा है। और ऐसे ही इसने जो बात बोली है वो सोच समझ कर ही बोली है उस दिन। आज वो बात सही साबित हो रही है यहाँ पर। साइट पर जब आप जाओगे फिर आपको समझ आ जाएगा देश कैसे बनता है। देश की फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद आगे काम तो फटाफट का काम होता है। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए PM मोदी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देश की सेना के पास हथियारों की कमी थी, कभी पूरा इन्होंने नहीं किया, कभी भी।
सिर्फ एक ही चीज देखी इन्होंने, घोटाले, देश का विकास को लेकर इनको कोई मतलब ही नहीं था, बस। और आज देख लो, हमारा देश हथियारों के मामले में बहुत पीछे है, पर पीएम मोदी ने पीछे जब से 2014 की कमांड संभाली है तब से बहुत हथियार का डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और बहुत हथियार आ रहे हैं भारत के अंदर, विदेशों से भी आ रहे हैं, देश के अंदर भी बन रहे हैं। और आज आप हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज़ सुनते रहते हो कि आज ये हथियार आ रहा है, वो हथियार आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये मिसाइल परीक्षण होगी, ये होगी, वो होगी। वजह से पीएम मोदी है कि 2014 जब से इन्होंने कमांड संभाली है ना, सेना के ऊपर भी ध्यान इन्होंने नंबर 1 पर ध्यान दिया है। जिस देश की सेना मजबूत नहीं है, समझो बाहरी हमलों को झेल नहीं पाएंगे। अंदर के बैठे भी कुछ दुश्मन है देश के, उनका भी सफाया हो रहा है, धीरे धीरे SIR हो रही है, धीरे धीरे होंगे, टेंशन मत लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले 20-25 सालों के अंदर देश देखना अपना बहुत अच्छा बन जाएगा। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आजादी के बाद से आज तक भारत ने आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन एक सच्चाई हमेशा हमारे सामने रही है। हमारे पास दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान हैं, लेकिन उनकी धड़कन यानी इंजन हमें विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। रूस से सुखोई Su-30 MKI, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से इंजन। कहानी यही रही है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दशक में हमारी हवाई ताकत को पूरी तरह बदल देगा। 2025 से 2035 तक भारत 65,400 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, लेकिन किस पर? अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाने पर। यह सिर्फ पैसे खर्च करने की बात नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। DRDO के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर SV रमणा मूर्ति के अनुसार भारत को अगले दशक में लगभग 1100 जेट इंजन की जरूरत होगी। ये इंजन किसके लिए? तेजस मार्क II, स्टेल्थ फाइटर AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपग्रेडेड Su-30 MKI और यहां तक कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी। वायुसेना का लक्ष्य है 2035 तक 42 स्क्वाड्रन यानी करीब 450 नए फाइटर जेट्स जोड़ना, और ज्यादातर देसी इंजन से उड़ेंगे। पहले समझते हैं कि भारत के पास क्या ताकत है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है, जो 1965 के बाद सबसे कम है। सुखोई Su-30 MKI ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। रूस भारत के संयुक्त उत्पादन से बना ये चौथी पीढ़ी का जेट है। भारत के पास 272 Su-30 MKI है। इसकी रफ्तार 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसमें 12 हथियार हार्ड पॉइंट्स हैं। इसका इंजन सैटर्न AL-31FL है, जो 123 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। राफेल फ्रांस की डसॉ एविएशन से खरीदे गए ये 36 मल्टी रोल फाइटर जेट्स भारत के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1850 किलोमीटर रेंज, स्टेल्थ फीचर्स और स्नेकमा M88-2 इंजन से लैस। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जहां अलग अलग मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। तेजस ये भारत का पहला स्वदेशी लाइट वेट फाइटर जेट है। लगभग 1950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 500 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज और 3.5 टन हथियार ले जाने की क्षमता। लेकिन इसका इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 है, जो अमेरिका से आता है। MiG-29 जिसे बाज के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये हवा में बहुत तेजी से मुड़ सकता है और दिशा बदल सकता है, जो इसे एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बेहद खतरनाक बनाता है। इसमें हथियारों के लिए 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। मिराज 2000 इसे भी फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन ने ही बनाया है। भारतीय वायुसेना इसे वज्र कहती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 इंजन लगे हैं। अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है। इसकी स्पीड करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा भारत के पास सेपिकैट जैगुआर भी है। इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। भारतीय वायुसेना में शमशेर के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 रोल्स रॉयस टर्बोमेका अडोर MK-102 इंजन लगे हैं।
सबसे बड़ी खासियत इसकी लो लेवल पर उड़ान है जो इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। तो ये थी आसमान में भारत की ताकत। अब सवाल उठता है कि फाइटर जेट की कौन कौन सी चीजें भारत नहीं बना पाता। इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो इंजन ही है। भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए मुख्य रूप से 3 देशों पर निर्भर है। रूस से Su-30 MKI के AL-31 इंजन आते हैं। अमेरिका से GE F404 और F414 इंजन मिलते हैं जो तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के लिए जरूरी हैं। फ्रांस से रफेल के स्नेकमा इंजन और एडवांस्ड एवियोनिक्स आते हैं। इंजन के अलावा रडार सिस्टम के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इजराइल की एल्टा ELM-2052 एसा रडार तेजस में लगती है। फ्रांस की थेल्स RBE-2 AA रडार रफेल में है। एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और कुछ प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ये भी इंपोर्ट होते हैं। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 1993 से 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। हालांकि 2018 से 22 में आयात में 11% की गिरावट जरूर आई, लेकिन फिर भी लगभग 60% जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने कभी फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की कोशिश नहीं की। भारत की इंजन आत्मनिर्भरता की कहानी 1989 से शुरू हुई थी, जब DRDO ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लक्ष्य था तेजस के लिए स्वदेशी इंजन बनाना, लेकिन 2021 तक करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, एरोथर्मल और मेटलर्जिकल चुनौतियां जिनका भारत को कोई अनुभव नहीं था। दूसरा, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों ने क्रिटिकल मटेरियल्स जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स की सप्लाई रोक दी। तीसरा, हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भारत को रूस पर निर्भर रहना पड़ा। चौथा, फ्रांस की स्नेकमा कंपनी के साथ 2013 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील फेल हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इंजन ताकत में कमजोर और वजन में ज्यादा हो गया। लेकिन कावेरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसकी यौगिक क्षमता को मानव रहित लड़ाकू विमान, खासकर घातक के लिए विकसित किया जा रहा है, जो एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। 2025 से भारत की रणनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब सरकार ने 3 स्तरीय अप्रोच अपनाई है। पहला, विदेशी सहयोग। GE एरोस्पेस के साथ F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो रही है। HAL और GE जल्द ही अनुबंध को अंतिम रूप देने वाले हैं। ये इंजन तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए बेहद अहम है। फ्रांस की साफ्रान कंपनी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन की डील का प्रस्ताव दे चुकी है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी कंपटीशन में है। दूसरा, स्वदेशी विकास। 65,000 करोड़ की परियोजना के तहत भारत 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का स्वदेशी इंजन विकसित कर रहा है। ये AMCA, तेजस मार्क 2 और भविष्य के दूसरे लड़ाकू विमानों के लिए होगा। तीसरा है निजी क्षेत्र की भागीदारी। लार्सन एंड टूब्रो, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी कंपनियां अब AMCA के निर्माण में शामिल होंगी। भारत में बनने वाला तेजस मार्क 2 2025 के अंत में रोल आउट होगा। 2026 में पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। 2028-29 तक इंडक्शन होगा। ये 17.5 टन वजनी GE F414 इंजन से चलेगा, 1000 किलोमीटर रेंज और 6.5 टन हथियार ले जा सकेगा। इसका 90% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। 25 टन वजनी, ट्विन इंजन, इंटरनल वेपन्स बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, करीब 2700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 2028-29 में पहली उड़ान, 2034-35 तक इंडक्शन की उम्मीद। इसके मार्क 1 वेरिएंट में GE 414 इंजन होगा, लेकिन मार्क 2 में स्वदेशी 110 किलो न्यूटन इंजन लगेगा। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में 5 प्रोटोटाइप्स बनाने की मंजूरी दी है। AMCA के साथ भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस हैं। 1100 इंजन, 65,400 करोड़ रुपए का निवेश और 2035 तक 450 नए फाइटर जेट्स। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये भारत की आसमान में आत्मनिर्भरता की कहानी है जो लगातार बढ़ती जा रही है।
जो देश कभी इंजन के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो अब दुनिया के उस छोटे से समूह में शामिल होने जा रहा है जो अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और इंजन बना सकता है। ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी संप्रभुता की बात है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उस वीडियो के अंदर कौन से हथियार देखे थे भारत के पास। आपने पूरी डिटेल देखी थी, सुकोई की भी देखी थी, जगुआर की, मिराज की, मिग की, अलग अलग प्रकार की है, मिग 21 है, मिग 29 है, ऐसे फाइटर जेट है। हमारे देश के अंदर फाइटर जेटर की कमी चलती रही और इन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, विपक्ष की सरकारों ने। आज जो मन के बैठी है ना, देश की सेना सबूत मांग रही है, कितने फाइटर जेट गिरे हैं, कितने नहीं गिरे। ये देश की सेना का मनोबल तोड़ा इन लोगों ने और फिर भी देश की जनता इनको वोट दे रही है। मैं कहना चाहता हूँ इंडियन जनता को, मत दो इनको वोट भाई, मत दो। ये आने वाला प्रधानमंत्री बोल रहा है आपको। कौन बोल रहा है? आने वाला प्रधानमंत्री। और ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको मजबूत करना होगा। देश की सेना को जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, देश की सेना, देश की जीडीपी और देश का विकास जब तक मजबूत नहीं होगा, हम आगे काम नहीं कर पाएंगे कोई भी चीज़ का। ये फाउंडेशन काम जब तक नहीं होंगे ना, तब तक। आप एक इंजीनियर की एक साइड निकाल लेना और इंजीनियर साइड पे जाकर पूछ लेना कि फाउंडेशन काम सबसे टफ होता है कि ऊपर काम टफ होता है। वो यही बोलेगा ऊपर काम बहुत आसान होता है, फाउंडेशन ही टफ होती है। ठीक ना? तो आपको अपने आप समझा जाएगा, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ और मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि देश की सेना, देश के लिए वोट करो तो पीएम मोदी को करोगे आप लोग। अगर आपको वोट करना ही है हमारे फायदे के लिए तो करो कांग्रेस को वोट। ठीक है ना? हमारा फायदा जिस दिन हम देखेंगे ना, कहते हैं कि भगवान ने भी ये कहा हुआ है ग्रंथों अमरीनों में कि किसी का बुरा मत चाहो, सबका भला चाहोगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में ना बोलूँ। आप देश की सेना और देश का विकास और जीडीपी देखो। भले लोग कुछ भी कहे भाई, मैं आने वाला प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पीएम मोदी का आने के बाद एक देश का सिस्टम बदल गया भाई, देश बदल गया। जिस भारत की 2014 से पहले दुनिया नहीं जानती थी पर इतना नहीं जानती थी, आज भारत पूरे वर्ल्ड में है भाई। ठीक? और थोड़ा होगा, टाइम होगा, हमारे ऊपर भी ध्यान देगी। अभी इंजीनियर काम पर ध्यान देगी, जब आर्किटेक्ट इंटीरियर आएगा पीएम मोदी हमारे पर भी ध्यान देंगे। ध्यान दे रहे हैं धीरे धीरे भाई। बोलने वाले कुछ भी बोले, मैं हर चीज़ देख रहा हूँ। पीएम मोदी गरीबों को भी देख रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। टाइम लग रहा है थोड़ा। ये 10, हाँ इतना मैं कहता हूँ कि 10 सालों में कुछ रफ्तार पकड़िए कामों की। थोड़ा टाइम लगेगा, 20, 25, 35, 40 साल बाद देखना आप पीएम मोदी खुद बोल दो कि हाँ उस बंदे ने, रविकांत ने बोली थी, वो बात सच हुई है। ठीक, थैंक यू भाई, जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू।